हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेटिंग एनोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 4th है एक्सरे प्रोडक्शन वाले चैप्टर की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मतलब अब तक हमने पढ़ा था कि एक्सरे में जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, इसमें दो फिलामेंट होते हैं, एक साइड कैथोड और एनोड। ठीक है, और मतलब हमारे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं हमारे एनोड पे। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड पे स्ट्राइक करेंगे तो एनोड के साथ इंटरेक्शन करके ये एक्स रेज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब जब एनोड पर हमारे ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, 99% तो इसमें हीट ही प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और लेस देन 1% हमारे एक्स रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब इस इतनी सारी हीट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी हीट जो प्रोड्यूस हो जाती है, उस हीट को हैंडल करने के लिए हमने अपने एनोड को रोटेट करवा दिया। ठीक है, पहले हम एक स्टेशनरी एनोड यूज़ कर रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी ये वाला स्टेशनरी एनोड यूज़ कर रहे थे कि मतलब इस पॉइंट पे ही हमारे इलेक्ट्रॉन बार बार स्ट्राइक कर रहे थे और इसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या एडवांसमेंट की कि हमने रोटेटिंग एनोड लगा दिया। ठीक है, ये क्या है कि इसमें क्या था, एज एक्सरे जनरेटर बिकम मोर पावरफुल, कि हमें बहुत सारे एक्सपोजर भी करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब और भी हम अपने एक्सपोजर फैक्टर्स भी इतने ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी इमेज की अच्छी क्वालिटी के लिए, तो हमारे जो एक्सरे जनरेटर है बहुत सारे पावरफुल हो गए। सो दे कुड प्रोड्यूस मोर एक्सरेज, बट देर वॉज वन प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारे हमने एक्सरेज तो प्रोड्यूस किए, बट जो हमारे पास प्रॉब्लम आई कि जो एक्सरे ट्यूब थी वो कैन नॉट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एट एनोड। ठीक है, जो हमारे पास बहुत सारी एनोड पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी उसे हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे विद द स्टेशनरी एनोड। ठीक है, इफ़ टू मच हीट स्टे इन वन प्लेस द एनोड कैन मेल्ट और गेट डैमेज्ड। अब क्या हुआ कि अगर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी तो स्टेशनरी पे एक ही पॉइंट पे, उसी फोकल स्पॉट वाले पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर करके मतलब बहुत सारी हीट जनरेट कर रहे थे। तो वो क्या हो रहा था, एक तो एनोड हमारा मेल्ट हो सकता है, ठीक है, और जल्दी ख़राब हो जाएगा। सो रोटेटिंग एनोड वाज डेवलप्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, अपने एनोड को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या लगाया हमने, लार्ज सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ टंगस्टन और टंगस्टन अलॉय। मतलब स्टेशनरी एनोड में भी हम अपना जो स्टेशनरी एनोड पे भी हम जो टारगेट यूज़ कर रहे थे टंगस्टन का बना हुआ था। ठीक है, और अब हमने क्या किया, एक लार्ज सर्कुलर डिस्क, जैसे हमारी मतलब जो हमारी प्लेट होती है ना, नॉर्मली अगर हम देखें, नहीं चल रही तो हाँ, ऐसी होती है ना हमारी प्लेट, कोई भी हम जिसमें मतलब नॉर्मली जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें तो ऐसी प्लेट है ना जो खाना खाने वाली होती है, ऐसी जिससे थोड़ी ऐसे होती है। तो इस वाली प्लेट को हमने मानो कि ऐसे उल्टा कर दिया है, ऐसे साइड में खड़ा किया है। तो अब क्या होगा, ये पूरी डिस्क है, अब ये जो डिस्क है ऐसे है 3D में अगर देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस वाले पॉइंट पे हमारा फिलामेंट, ये इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, पहले एक पॉइंट पे लगे, फिर ये रोटेट करेगा तो दूसरे पे लगेंगे, फिर ये रोटेट करेगा, फिर ये ऐसे 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 रोटेट करता जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे अभी तो मेरे पास यही है एक, कि अगर इसे मानो कि ये वो प्लेट है एनोड वाली, ठीक है, और ये इसका नीचे बल्ब जैसा निकला हुआ है कि ये ऐसे है, ये तो इसमें तो ऐसे है ना, तो इसमें थोड़ा इस तरह से। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो कभी इसी पॉइंट पे हमारे मतलब अगर वो प्लेट ऐसे घूम रही है ना, तो हर बार यहाँ वाला पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया पे पड़ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हीट है वो जल्दी स्प्रेड हो रही है, कि मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं लगेगी इससे हीट। ठीक है, सो रोटेटिंग एनोड में क्या, हमने बहुत बड़ी सर्कुलर डिस्क जो कि टंगस्टन या फिर टंगस्टन के अलॉयस की बनी होती है, ठीक है, टंगस्टन अलॉय हम यूज़ करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग स्टिल लाइक स्टेशनरी एनोड, इट रोटेट, जब स्पिन करेगी ड्यूरिंग द एक्स एक्सपोजर, ये क्या करेगी, गोल गोल घूमती जाएगी घूमती जाएगी। ठीक है, सो अवर एनोड रोटेट, तो हमारा क्या एनोड घूमने लग गया, गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूमने लग गया। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द एनोड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बिकॉज द एनोड इज रोटेटिंग द इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्क
इंस्टेड ऑफ सेम स्पॉट, कि मतलब पहले क्या हो रहा था स्टेशनरी एनोड में कि इसी पॉइंट पे हमारे बार बार इलेक्ट्रॉन बजकर इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट होकर यहाँ पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही थी। बट अब क्या हुआ कि हमारा जो एनोड है वो रोटेट करने लग गया, ठीक है। वो एक ही पॉइंट पे नहीं बज रही, जैसे जैसे वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग हर बार जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका पॉइंट जो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो क्या होगा, तो जो हमारी हीट है ओवर अ लार्ज एरिया स्प्रेड होती है, ठीक है। मतलब समझ आया ना कि सिर्फ हमने इसमें क्या किया कि अपने एनोड को रोटेट करवा दिया है ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम थी एक ही पॉइंट पे ना लगी जाकर, तो वो मतलब लार्ज एरिया पे स्प्रेड होगी, तो हीट भी हमारी लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। देन अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लेस डैमेज टू एनोड, एनोड हमारा कम खराब होगा, ठीक है। द ट्यूब कैन प्रोड्यूस हायर एक्सरे आउटपुट, ठीक है, और उसकी लॉन्गर ट्यूब लाइफ हो जाएगी। मतलब अगर हमारी ट्यूब में एनोड पे एक ही जगह स्ट्राइक करने से क्या हो रहा था कि वो जो मतलब सरफेस थी ना, वहाँ भी रफनिंग जब पिटिंग मतलब ऐसे कुछ हो जाती है, खुरदरी सी वहाँ सरफेस हो जाती है, जिससे हमारे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे मतलब उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर वो एक ही पॉइंट पे ना लगकर हमारा एनोड रोटेट करेगा, तो है ना हर बार वो अलग उस पे लग रहा है पॉइंट पे, तो क्या होगा कि वो उस पे क्या हो रहा है कि वो एक तो उससे डैमेज कम होगा, ठीक है, हीट स्प्रेड हो रही है तो हमारी एक्सरे आउटपुट ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। सो और हमारी ट्यूब की उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारी स्पीड ऑफ रोटेटिंग एनोड। अब हमें पता चल गया कि वो रोटेट कर रहा है, बट किस स्पीड पे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे थियोरेटिकली वो अप्रॉक्सीमेटली 3600, ठीक है, 3600 आरपीएम की स्पीड पे वो रोटेट करता है, ठीक है। 3600 आरपीएम, आरपीएम की फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। मतलब एक मिनट में वो 3600 बार ऐसे घूम जाता है, सिर्फ एक मिनट में। एक मिनट में मतलब 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में वो 3600 बार ऐसे ऐसे घूम जाता है, ठीक है। ये थियोरेटिकली, ठीक है। 3600 आरपीएम मीन्स द एनोड मेक्स 36 कंप्लीट टर्न इन अ 1 मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में वो इतना घूम गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि दैट इज अबाउट 60 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में उसने 360 ठीक है वो की रोटेशन की, ठीक है। 60 सेकेंड मतलब एक मिनट, तो एक मिनट में मतलब सॉरी एक सेकेंड में वो 60 रोटेशन कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में वो 60 बार ऐसे गोल गोल घूम गया, ठीक है। तो इसका मतलब सोचो कि हीट कितनी जल्दी स्प्रेड होगी, ठीक है। बट इन रियल लाइफ मतलब ये तो थ्योरेटिकली था, 3600 आरपीएम की जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकली रोटेट करता है हमारा एनोड, बट इन रियल लाइफ ड्यू टू द मैकेनिकल फैक्टर, अब मतलब कुछ भी चीज़ है ना लाइफ में कोई भी 100% नहीं होती, ठीक है। 1-2% जब कुछ वेरिएशन उसमें होती ही है। सो तो रियल लाइफ में क्या है, ड्यू टू द मैकेनिकल फैक्टर्स लाइक मतलब फ्रिक्शन हो जाए, उसने अब घूमना है, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ आएगी ना उसमें, उसमें कुछ फ्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। स्लाइटली स्लिपिंग बिटवीन रोटर, अब उसे घुमाने के लिए भी हम रोटर एंड बियरिंग का यूज़ करते हैं, जो कि हम इसके पार्ट्स हैं। रोटेट क्या है, रोटेटिंग एनोड के रोटर एंड बियरिंग, स्टार्टर भी होता है, ठीक है, मतलब जिसे स्टार्ट करके हमारा रोटर घूमता है। तो उस अब हमारे ये एक्सट्यूब में तो वैक्यूम है ना, तो हम वैक्यूम में हमने वैक्यूम वही मेंटेन करना है, बट उसी वैक्यूम में हम किस तरह अपने एनोड को रोटेट करवाएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मतलब इसमें बताया हो कि इन जो हम इसके अदर पार्ट्स होते हैं ना रोटेटिंग एनोड के, जैसे रोटर या बियरिंग, तो इनमें कुछ मतलब ये स्लिप करते हैं एक बिट आपस में, तो कुछ मतलब फ्रिक्शन जैसी आ जाती है, ठीक है, या कुछ इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस एनोड यूजुअली रोटेट एट 3000 आरपीएम ड्यूरिंग एक्सपोजर, ठीक है। तो मतलब 3600 आरपीएम थ्योरेटिकली था, ठीक है, 3000 आरपीएम वो मतलब प्रैक्टिकली ड्यूरिंग एन एक्सपोजर इतना रोटेट कर ही जाता है कि मतलब एक मिनट में रेवोल्यूशन पर मिनट 3000 बार वो रोटेट कर जाता है हमारा रोटेटिंग एनोड, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि इवन थो द डिज़ाइन इज़ फॉर 3600 आरपीएम, इंजीनियर एज्यूम 3000 आरपीएम वर कैलकुलेटिंग when calculating how much heat the tube can safely handle,
ठीक है। अब उसके बाद में आया कि मतलब 3600 तो थ्योरेटिकली थी, 3000 आरपीएम वो प्रैक्टिकली मतलब उसने इंजीनियर ने देखा कि हाँ ये 3000 तक भी घूम रहा है। इस तरह डिज़ाइन उसको 3600 के लिए किया, बट कुछ ना कुछ तो मतलब वो हो जाती है ना फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है। तो स्लिपिंग होती थी बिटवीन द रोटर एंड द बियरिंग, सो 3000 आरपीएम वो रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आया कि वो हमारा जो था, हमारी जो ट्यूब थी, कितनी हीट वो सेफली हैंडल कर सकता है, ठीक है। कि मतलब ये हमारे मतलब सेफली का मीनिंग क्या है कि वो अगर हमारा कोई भी वो है कि कैसे इसका एग्जांपल होगा कि हाँ, अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसे मैंने 5 किलो वेट पकड़ा दिया, ठीक है, तो 5 किलो तो ये आराम से 5 केजी आराम से ये मतलब उठा सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसका 1 केजी वज़न और इंक्रीज़ किया जो इसको सामान पकड़ाया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगी कि इसे दिक्कत होने लग जाएगी कि नहीं, इससे उठाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो 5 केजी वैल्यू है ना, वो सेफली मतलब हैंडल कर सकता है मतलब उस चीज़ को, ठीक है। सो हमारी ट्यूब कितनी हीट को हैंडल कर सकता है, दिस इज़ अ सेफ वैल्यू, ठीक है। बिकॉज एवरी वर्किंग रोटेटिंग एनोड ट्यूब रोटेट एट लीस्ट 3000 आरपीएम, मतलब हर कोई जो हर रोटेटिंग एनोड है इस स्पीड पे तो घूमता ही है, बट मैनी रोटेट फास्टर देन द 3000 आरपीएम स्पेशली इन विद 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई। अब 3000 आरपीएम तो यूजुअली है कि इतना तो रोटेट करेगा, बट जो हमारी और एडवांस वाली मशीन्स आई हैं जिसे हम 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई यूज प्रोवाइड करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिकली सप्लाई चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स एवरी सेकेंड। जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है ना, कि वो मतलब वो हमारी जो डायरेक्शन है 60 टाइम चेंज कर रहा है। हर्ट्स जैसे आपको 60 हर्ट्स का मीनिंग आया, हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में तो इसलिए क्या होता है कि ऐसी ही हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है ना, एसी सप्लाई जैसी जा रही है, ठीक है। 60 हर्ट्ज पावर हमारे घरों में एसी सप्लाई ही आती है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के लिए हम उसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं, बट नॉर्मली जो 60 हर्ट्ज की जहाँ सप्लाई आ रही है, इसमें क्या है कि ये 60 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा विद इन एवरी सेकेंड, ठीक है। ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर मतलब ये ऐसे ऐसे 60 बार कर लेगा इन अ सिंगल सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में ये 60 बार चेंज कर रहा है। तो 60 हर्ट्ज का ये मीनिंग हुआ 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई का, कि वह जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन 60 टाइम्स एवरी सेकंड, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी हेल्प द इंडक्शन मोटर रोटेट द एनोड। यही मतलब कि हमारी इंडक्शन मोटर को हेल्प करती है। अब कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी तो हमारी इंडक्शन मोटर रोटेट करेगी। जब वो रोटेट करेगी तो वो इंडक्शन से बाय द म्यूचुअल इंडक्शन हमारे रोटेटर जो हमने यूज़ किया था रोटर, उससे हमारा जो मतलब एनोड की स्टेम है वो रोटेट करती है, जिससे हमारी जो एनोड है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, ठीक है। नाउ द रोटेटिंग एनोड स्प्रेड हीट वाइल कीपिंग द फोकल स्पॉट स्मॉल। अब क्या हुआ कि अब यहाँ हमने सबसे पहले इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था लाइन फोकस प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या किया था कि हाँ अपने एनोड को एंगल दिया था ताकि हमारा जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो स्मॉल रहे, ठीक है। अब उस चीज़ के लिए हमने इसमें भी उसका यूज़ किया। इसमें हमने क्या किया, द टंगस्टन डिस्क हैज़ बिविल्ड एजेस। मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारी प्लेट होती है तो हमने वैसे वाली डिस्क ली थी, ठीक है। रोटेट तो वो करेगी बट इस शेप में होगी। अब इसकी जो एजेस हैं बिविल्ड एजेस होंगी, मतलब थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होंगी, ठीक है। जब हम इसे ऐसे लगाएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले पार्ट पे पड़ेंगे, ताकि ऐसे कि हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा होगा, ठीक है। बट ये कर तो रोटेट ही रहा है, बट फिर भी एक्चुअल फोकल स्पॉट हमारा बड़ा होगा और जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो स्मॉल होगा, ठीक है। मतलब लाइन फोकस प्रिंसिपल की एडवांटेज लेने के लिए हमने अपनी एजेस को, जो सर्कुलर डिस्क की एजेस थी उसे थोड़ा बिविल्ड कर दिया, ठीक है। उस पर क्या था, बिविल्ड एजेस मीन्स अ सरफेस ऑफ टंगस्टन डिस्क इज स्लैंटेड एंगल्ड इंस्टेंट ऑफ बीइंग फ्लैट, ठीक है। ये सेम ही है कि मतलब जैसे हमने लाइन फोकस प्रिंसिपल में हमने थोड़ा सा एंगल दिया था नोड का, तो इसमें भी थोड़ा सा हम अपने एजेस को थोड़ा सा मोड़ देंगे, ठीक है। टारगेट बिविल्ड
यूज टू अप्लाई लाइन फोकस प्रिंसिपल, जिसमें क्या था हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा हो देन द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि सो अगर हमने वो किया कि हमने एजेस को बिल्ड एंगल, थोड़ा सा एंगल दे दिया, तो हमारे पास बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, और बेटर इमेज क्वालिटी भी आएगी क्योंकि हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉल हो गया ना। सो अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक एन एरिया ऑफ द 7 mm हाइट एंड 2 mm वाइडर। इस वाले पार्ट पे अगर हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रही है जिसकी इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है, ठीक है, तो एक्चुअल एरिया मतलब कितना एरिया इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा, 7 × 10 = 14 mm स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होता है ना, हाइट इंटू विड्थ, है ना। तो ये हम कैलकुलेट करके मतलब 14 mm स्क्वायर हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट होगा जिसपे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स electrons are actually hitting a fairly large area, so heat spread over a large surface। ठीक है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा जो बिकॉज ऑफ मतलब जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा हमारा वो स्मॉल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ टारगेट इज टिल्टेड एट 16.5 डिग्री द इमेज ऑफ फोकल स्पॉट अपीयर मच स्मॉलर, ये स्मॉल होगा। ठीक है, तो मतलब लार्ज फोकल स्पॉट हमारा बड़ा होगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट बड़ा होगा क्योंकि हमने अपने टारगेट को एंगल दिया ना 16.5 डिग्री। द इमेज ऑफ फोकल स्पॉट अपीयर स्मॉल। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग 7 mm × 2 mm इट अपीयर अबाउट, मतलब इतना तो वो ये 14 mm का जो है ना, ये तो एक्चुअल में फोकल स्पॉट है। ठीक है, ये इतना नहीं दिखेगा हमें अपने इफेक्टिव फोकल स्पॉट में। इफेक्टिव फोकल स्पॉट पे वो सिर्फ 2 mm × 2 mm कॉल मतलब इतना ही शो होगा। ठीक है, 2 × 2 4 mm स्क्वायर का, कहाँ वो 14 mm स्क्वायर है, तो ये 4 mm स्क्वायर का हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा। ठीक है, एपरेंट फोकल स्पॉट। ठीक है, तो ये एग्जांपल में बताया हो कि हमारा जो एक्चुअल फोकल स्पॉट कितना होगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट कितना होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये वही लिखा हुआ कि एक्चुअल फोकल स्पॉट हमारा 7 × 2 mm होगा मतलब लार्ज होगा, और इफेक्टिव फोकल स्पॉट 2 × 2 mm होगा मतलब स्मॉल होगा। ठीक है, इसके बाद आया इफ़ एनोड डज नॉट रोटेट, अगर हमारी एनोड रोटेट ही नहीं कर रही, इफ़ एनोड स्टेशनरी द सेम 14 mm स्क्वायर एरिया इज हिट अगेन एंड अगेन। अब ये तो हमारा बिविल्ड एंगल पे मतलब इतना एरिया है, बट अगर कि हमारी स्टेशनरी एनोड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 14 mm वाला जो स्क्वायर है हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट, वो बार बार उस पर हमारे इलेक्ट्रॉन जाकर बज रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो उसे क्या हो रहा है कि हीट बिल्डअप क्विकली, वहाँ बहुत सारी हीट बन जाएगी। द टारगेट मे क्रैक और मेल्ट। ठीक है, हमारा जो टारगेट है क्रैक हो जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा। ये था इन द स्टेशनरी एनोड। एंड व्हेन वी यूज अ रोटेटिंग एनोड, ठीक है, when disk rotate at the 3600 rpm, ठीक है, the electron beam does not hit one place। मतलब जब स्टेशनरी में तो वही हमारा 14 mm का स्क्वायर का जो एरिया है बार बार उस पर मतलब इलेक्ट्रॉन बीम बज रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी एरिया पे। बट जब हमारा एनोड रोटेट कर रहा है तब क्या हुआ कि मतलब एक ही प्लेस पे बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं बजेंगे, इट कीप्स हिटिंग न्यू पार्ट ऑफ एजेस, मतलब वो हर बार उसी नई प्लेस पे जाकर हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है कि सो हीट स्प्रेड अराउंड अ होल डिस्क, तो हमारी जो हीट है वो अराउंड मतलब पूरी डिस्क पे, इतनी बड़ी भी डिस्क होगी तो उसके हर एक एजेस पे हमारी बज रही है, तो हीट हमारी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन स्मॉल रेक्टेंगुलर, ठीक है, उस पार्ट एक छोटे से रेक्टेंगुलर पार्ट पे बजने की बजाय अ सर्कुलर ट्रैक इज फॉर्म्ड अराउंड एज ऑफ द डिस्क, मतलब उस ये है ना कि मतलब अगर मैं देख तो इसमें देखो कि जैसे हमारी जो एनोड की सर्कुलर डिस्क है वो ये है। ठीक है, मतलब इसमें तो हाँ ऐसे दिखेगा ना आपको कि मतलब ये जो हमारी एजेस है ना, ये इस पर थोड़ा थोड़ा एंगल है, आप सपोज कर लो। ठीक है, ये लगी हुई है और यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, पहले इस एरिया पे लगी फिर इस एरिया पे लगी, अरे ये तो
ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये कितना रोटेट कर रहा है, मतलब 36 बार एक, मतलब ये तो इतना तेज से तो मेरे से तो घूम ही रहा, मतलब ये इतनी तेज 3600 बारी ये एक मिनट में रोटेट कर रहा है थियोरेटिकली, और 3000 टाइम्स ये रोटेट कर रहा है प्रैक्टिकली। मतलब अगर हम माने कि ये 3000 बार ऐसे एक मिनट में इसने 3000 सर्कल ले लिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे उधर तो एक्सरे प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, तो और ये रोटेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। पहले इस एरिया पे लगेगा, फिर इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो इस ये जो एरिया होगा, ठीक है, यहाँ एक ट्रैक बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं फोकल ट्रैक, ठीक है। अब बीच में नहीं लग रहे हमारे एक्सरे, सिर्फ बिविल्ड एजेस पे लग रहे हैं, बट और वो, हाँ, और वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसी पे एक हमारा फोकल ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमने अपना रोटेटिंग एनोड लगाया, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि द सर्कुलर ट्रैक इज फॉर्म्ड अराउंड एज ऑफ द डिस्क, ठीक है। उस डिस्क के एजेस पे जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ एक फोकल ट्रैक बन जाएगा इस एरिया पे, क्योंकि बार बार कितनी बार यहाँ एरिया पे बजी ना, और ये इतने एक पॉइंट पे मतलब हीट लगने की बजाय ये इतने बड़े एरिया पे लग रही है हमारी जो हीट है, ठीक है। सो फोकल ट्रैक क्या है, इज अ सर्कुलर रिंग ऑन द रोटेटिंग एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, मतलब वो सर्कुलर रिंग के, मतलब रोटेटिंग एनोड की जो सर्कुलर रिंग है, उस वो वाला एरिया जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। सो देन उसके बाद आता है इट इज़ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, इट इज़ अबाउट 7 mm वाइड, ठीक है, सेम एज इलेक्ट्रॉन बीम हाइट। जैसे हमारी स्टेशनरी में इलेक्ट्रॉन बीम हाइट थी कि ये 7 mm इसकी मोटाई होती है, ठीक है, वाइडर होता है, एंड एक्सटेंड अराउंड द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। और ये 7 mm, मतलब ये तो बड़ा ही होगा, तो आप ऐसे मान लो कि ऐसे पूरे भी 7 mm का पूरा फैला हुआ होता है, एक्सटेंडेड होता है एंटायर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है, इस डिस्क के पूरी आगे पाछे ये होगा। सो द इलेक्ट्रॉन बीम मेक अ सिमिलर सर्कुलर पाथ ऑन द रोटेटिंग एनोड, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है ऐसे ही, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब ऐसे बज कर एक सर्कुलर पाथ बना लेती है हमारे रोटेटिंग एनोड पे, ठीक है। देन उसके बाद है कि द फोकल स्पॉट लुक स्टेशनरी, मतलब अब क्या हुआ कि हमारा ये सिर्फ रोटेट करेगा हमारा एनोड, ठीक है, बट हमें ऐसा लगेगा कि हमारा फोकल स्पॉट सिर्फ वो एक ही पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये अपनी मतलब ऐसे क्या बोलेंगे उसे, अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो मतलब एक ही जगह पे इतनी इतनी फास्टली ये रोटेट कर रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि फोकल स्पॉट तो हमारा एक ही पॉइंट है, मतलब वो स्टेशनरी हमें एज्यूम होता है। मतलब ऑल्सो द डिस्क इज स्पिनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम ऑलवेज कम फ्रॉम द सेम पोजीशन, की मतलब एक ही पोजीशन से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स बीम हमें आती हुई लगती है। सो टू अस, हमारे लिए द इफेक्टिव फोकल स्पॉट अपीयर्स फिक्स्ड, हमें लगता है कि इफेक्टिव फोकल एक्चुअल जो फोकल स्पॉट है वो रोटेट करता है, बट इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमें कैसा अपीयर होता है, फिक्स्ड, ठीक है। इवन थो द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्क आर एक्चुअली बीइंग हिट, मतलब हाँ, हमें पता है कि इसका हर बार अलग अलग पार्ट हिट हो रहा है बाय द इलेक्ट्रॉन्स, पर फिर भी हमें जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है ऐसा लगता है कि हाँ वो एक ही फिक्स्ड पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हमारे पास वंस एवरी 1/2 सेकेंड, मतलब एक हमारी बुक में ये लाइन दी है कि एक बार में, ठीक है, क्या दी कि वंस एवरी 1/60 सेकेंड, इसका मतलब है मीन्स एट 3600 RPM द डिस्क कम्प्लीटली 60 रोटेशन एवरी सेकेंड, मतलब इस ये जो वाला पॉइंट है ना, इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 60 रोटेशन कर लेता है, ठीक है, मतलब एक सेकंड में 60 रोटेशन कर लेगा हमारा जो ये है डिस्क है हमारी, कंप्लीट 60 रोटेशन कर लेता है एक सेकंड में। सो इसका मतलब है अब particular point on the disk comes under the electron beam only once every 160 सेकेंड, मतलब सिर्फ एक ही बार, मतलब 60 सेकेंड मतलब एक मिनट में, ठीक है। तो एक पॉइंट पे, जैसे ये हमारा था एनोड, रोटेटिंग एनोड है, ठीक है, अब मानकर चलो कि या इस पॉइंट में हमारा वो क्या हुआ, ये ऐसे लगा हुआ है हमारे ट्यूब में, तो इस पॉइंट में हमारे एक बार इलेक्ट्रॉन बजे, ठीक है, तो ये अगले 60 सेकंड के बाद दोबारा इस पे बजेंगे, ठीक है।
वंस एवरी 1/60 सेकेंड, एक टाइम पे एक पॉइंट पे लगेंगे तो अगले 1 मिनट के बाद उस पॉइंट पे लगेगा, तो उसे 1 मिनट मिल गया ना पूरा 60 सेकेंड थोड़ा कूल होने के लिए, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ टाइम दैट पॉइंट हैज़ टाइम टू कूल डाउन, ठीक है, वही लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया। सो दिस प्रिवेंट द ओवर हीटिंग, इससे हमारी ट्यूब ओवर हीट नहीं होती, ठीक है। तो उसे मतलब टाइम भी मिल जाता है कि हाँ मैं थोड़ा कूल हो जाऊँ, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि इसी क्लास में कर लें। तो ड्यूरिंग अ 1/60 सेकेंड एक्सपोजर, ठीक है, इसमें क्या है कि इफ़ द एक्सरे एक्सपोजर लास्ट 1/60 सेकेंड द डिस्क मेक्स अ वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। वही बात है कि एक मतलब जो हमारी रोटेटिंग एनोड है, एक पॉइंट पे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बजेंगे तो 60 सेकेंड बाद उसी पॉइंट की बारी आएगी कि तब जाकर उस पर लगेंगे, ठीक है। तो इतने में एक सेकेंड में हम मतलब एक सेकेंड में 60 बार वो रोटेट भी तो कर रही है हमारी जो टंगस्टन डिस्क है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन बीम टचेस द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ द फोकल ट्रैक, जो हमें पता चला था कि इस पॉइंट पे ये जो फोकल ट्रैक बना, ठीक है, तो इस सारे फोकल ट्रैक को हमारी इलेक्ट्रॉन बीम टच करती हुई जाती है जब ये रोटेट करता है। सो हीट इज स्प्रेड ओवर द होल सर्कुलर ट्रैक इंस्टेड ऑफ वन टिनी पॉइंट, ठीक है। तो हमारी हीट अच्छे से स्प्रेड होगी। सो द रोटेटिंग एनोड कैन हैंडल मच मोर हीट देन अ स्टेशनरी एनोड, तभी तो हमने ये रोटेटिंग एनोड लगाई थी ना कि हमारी हीट को अच्छे से हैंडल करें, ठीक है। सो ये क्यों कर लेता है अच्छे से हैंडल, बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस टारगेट एरिया। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस टारगेट एरिया, द स्मॉल एरिया बीइंग हिट बाय द इलेक्ट्रॉन बीम एट वन पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे हमारी लगी जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम, वो एक रोटेशन में एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ही उस एरिया को इलेक्ट्रॉन से हिट होगा वो एरिया। द स्मॉल एरिया बीइंग हिट बाय इलेक्ट्रॉन बीम एट अ वन पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी कि इलेक्ट्रॉन बीम की हाइट 7 mm थी, विड्थ 2 mm थी, सो एरिया कितना था 14 mm स्क्वायर। तो दिस 14 mm स्क्वायर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टारगेट एरिया, मतलब इसका अगर हम इजी में मीनिंग देखें, एट वन इंस्टेंट, ठीक है, एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स आर हिटिंग ओनली स्मॉल 14 mm स्क्वायर एरिया, कि हमारे जो एक पॉइंट पे, ठीक है, एक बारी के लिए ही हमारे 14 mm स्क्वायर एरिया पे हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, देन उसकी बारी अगले 60 सेकेंड के बाद आएगी, ठीक है। सो टोटल टारगेट एरिया हमारा कितना हो जाएगा, बिकॉज एनोड रोटेट द इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट स्टे ऑन वन स्पॉट, कि हमारी एनोड रोटेट कर रहा है, ठीक है, टारगेट हमारा रोटेट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे नहीं लगेंगे वो एक्सेस, बिकॉज द एनोड रोटेट, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट स्टे ऑन वन पॉइंट, इंस्टेड ऑफ इट मूव्स अराउंड एजेस ऑफ डिस्क एंड फॉर्म ऑफ फोकल ट्रैक, ठीक है। ये वही जो पुरानी लाइन लिखी थी मैंने आपको फोकल ट्रैक का बताया ना, तो इसमें भी वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो उसके बाद आता है कि हमारी बुक ने एज्यूम किया कि द रेडियस ऑफ द फोकल ट्रैक हमारा 14 mm निकलेगा बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला, कि हमने वहाँ एरिया कितना पर देखो, वहाँ था एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर वाली शेप थी हमारे टारगेट की, ठीक है। तो उसका एरिया हमने विड्थ इनटू हाइट करके हमारा आया था 14 mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, तो उसका जब हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है, सेम उसी हाइट और विड्थ वाले का, तो 2πr का फॉर्मूला लगाकर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इज इक्वल टू 251 mm। सो द फोकल ट्रैक इज 251 mm लॉन्ग, ठीक है, 251 mm लॉन्ग हमारा फोकल ट्रैक है, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन बीम इज 7 mm हाइट एंड टोटल एरिया इज कवर्ड, तो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की हाइट कितनी है 7 mm, तो कितना एरिया कवर होगा हमारे पास 1757 mm स्क्वायर, ठीक है। वहाँ हमारे पास एक ही उसका, ये हमारे पास था ना स्टेशनरी एनोड, तो ये कितना एरिया था 14 mm स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ ये जो हमारे पास ये कितना एरिया आ जाएगा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाकर 1757 mm स्क्वायर, अगर इसकी 7 इंटू 2 वाली डायमेंशंस है, ठीक है, मतलब 7 mm हाइट और 2 mm विड्थ, ठीक है। तो इतना एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि
ये है जो मतलब 14 mm² से कितना 125 टाइम लार्जर है, ठीक है। देन द रोटेटिंग एनोड स्प्रेड हीट ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट, मतलब कहाँ हमारे 7 mm² पे लग रही थी, सॉरी 14 mm² पे लग रही थी इलेक्ट्रॉन बीम जहाँ स्ट्राइक हो रहे थे, ठीक है। अब रोटेटिंग एनोड में क्या हुआ, वो 14 mm से 125 टाइम लार्जर वाले पार्ट पे लग रही है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम। सो द हीट इज, मतलब मेन मकसद तो वही आ गया ना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो हमारा मेन मकसद क्या हो कि द हीट इज स्प्रेड ओवर मच लार्ज एरिया, द एनोड डज नॉट ओवर हीट इजली, इट कैन टॉलरेट मच हायर exposure, it can produce more x-rays safely even though the actual heated area become much larger, the effective focal spot stay the same because of the line focus principle। इसमें हमें बताया कि हमने, ठीक है, अब हमने इतना एरिया यूज़ किया 1575, मतलब सर्कुलर डिस्क लगाकर हमारे पास इतना सर्कमफ्रेंस आ जाता है कि हमारे इतने एरिया पे बार बार इलेक्ट्रॉन्स है जो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, एक बारी में एक पे, एक बारी में एक पे। तो हमारे पास एक्चुअल फोकल स्पॉट तो बड़ा हुआ, बट हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारा उतना ही सेम ही रहा, छोटा रहा, तो जिस बिकॉज ऑफ द लाइन फोकस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि, तो इसके नेक्स्ट वाला हम अगली क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अच्छे से समझ आया है, तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, थैंक यू, बाय।